कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना श्री राम स्वामी बायोलॉजी एजुकेटर जो बायो के डॉन के नाम से जाना जाता हूं। मैं अपने बारे में एक बार फिर से आप लोगों को रूबरू करवा दूं। मेरा नाम श्री राम स्वामी है, माई सेल्फ मिस्टर श्री राम स्वामी। और मैं नीट कैटेगरी में पिछले 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, वो भी शानदार रैंकों के साथ में। मैं गवर्नमेंट सेवा में चयनित हो चुका हूं वेटनरी डिपार्टमेंट में। 2013 के अंदर मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया था। फिर मैं टॉप रैंक के ऊपर पहुंच गया था पीएटी, पीएसटी, पीयूटी और पीवाईटी जैसे एग्जामों में। मैं एक संस्था संचालित करता हूं जिसके डायरेक्टर की भूमिका भी निभाता हूं। साथ में एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आईसीआर जैसे एग्जामों में मैंने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक दी है, उसको भी एनटीए करवाता है। और नीट में भी ऑल इंडिया में टॉप 100 में मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। और बात करें इस इंस्टीट्यूट को संचालित करने की, तो मैं 9 सालों से टॉप रैंकों के साथ में इस इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन दे रहा हूं। यानी मेरा बायोलॉजी का बहुत ही शानदार और जानदार एक्सपीरियंस रहा है। और मैं अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ये वीडियो देख पाएंगे, उसमें भी मैं लास्ट 2 ईयर तक काम कर चुका हूं और वो भी ऑल इंडिया 4th रैंक तक का जाके आ चुका हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका, टिक्स और टिप्स आप लोगों के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। उसका मैं आगे का जो आपके साथ लेसन प्लान शेयर करूंगा, वो आने वाले 100 घंटों के अंदर, 100 आवर्स के अंदर मैं आप लोगों को जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, वो रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट करवाऊंगा मैं आप लोगों को। रिप्रोडक्शन जो यूनिट है उसको लेकर के अपनी चर्चा होगी इसमें। और साथ ही आप लोगों को यहाँ पे 500 के अप्रोक्स यानी 500 प्लस क्वेश्चंस करवाऊंगा। यानी एक चैप्टर के 500 क्वेश्चंस का मतलब अब आप समझते हो, क्योंकि नीट के अंदर आपको पता है 360 टू 360 लाने के लिए आप लोग कभी भी टॉपर्स बच्चों से बात करना, हम तो मिलते ही रहते हैं, हमारे तो खूब सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसा। वो खुद कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, ए गुड प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। एक अच्छा प्रयास करने वाला सफलता को जरूर हासिल करता है। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को और अपनी पढ़ाई को धार देने के लिए आपके जो एमसीक्यूज है, डियर एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। हम लोग थोड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर के बाद में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी पहले सीखेंगे और इसको फिर रगड़ रगड़ के उसकी जांच करेंगे कि अपन ने जो सीखा है वो खरा सोना है या नहीं है। तो इस प्लानिंग मेरी रहेगी वो द बेस्ट प्लानिंग रहेगी जो टॉप रैंकर्स की रहती है। मैंने बहुत कम समय में ये उपलब्धियां हासिल की है। और मैं कुछ आप लोगों को पढ़ा के भी बता देता हूं कि मैं किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं आप लोगों के साथ में। फॉर एग्जांपल जैसे जेनेटिक्स की बात करें, माय डियर, अगर जेनेटिक्स की बात होती है, जेनेटिक्स इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी की जो खोज वगैरह है वो जरूर ग्रेगर जॉन मेंडल ने की होगी, लेकिन डियर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो जेनेटिक्स टर्म्स है, ये जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया था रे लाला? अरे ये शब्द दिया था डब्ल्यू बेटसन ने। किया किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। डब्ल्यू बेटसन वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म्स यूज की थी, आनुवंशिकी टर्म्स यूज की थी। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो कहते हैं सर ग्रेगर जॉन मेंडल। भले ही जॉन मेंडल रहा हुआ हो, लेकिन जॉन मेंडल ने ये जेनेटिक्स टर्म्स नहीं दी है। तो ध्यान रहे, पहली सतर्कता आप लोगों को यहाँ पे बढ़ती है। अब ये जेनेटिक्स होती क्या है ये भी अपन जांच करते हैं। ये स्टडी को बोलते हैं, यानी जो अध्ययन हिंदी में बोले तो अध्ययन, इंग्लिश में बोले तो स्टडी, यानी टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी। यानी अपन यूं कह सकते हैं आनुवांशिकता का अध्ययन। ठीक है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में तो टू स्टडी ऑफ हेरिडिटी, और हिंदी में बोले तो जो आनुवांशिकता होती है, आनुवांशिकता का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ हेरिडिटी या आनुवांशिकता के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी बोलते हैं। डियर, ये आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिकता क्या होती है? आनुवांशिक लक्षणों का, ठीक है ना, जो जेनेटिकली करेक्टर होते हैं जिनको अपन हेरिडिटी बोल सकते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का, उन करेक्टर का, लक्षणों का किससे? माता पिता से संतति में, यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ट्रांसफर होना, माता पिता से संतति में जाना। किसमें जाना बेटा? संतान में जाना। यही तो क्या कहलाता है?
यही तो क्या कहलाएगा, माता पिता से संतान में जाना, यही क्या कहलाएगा, हेरिडिटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आनुवंशिकता कहलाता। अब ये आनुवंशिक होता ही क्या है, अपन एक एक शब्द का ऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल मैं सर्जिकल स्ट्राइक कर दूंगा यहाँ पे बायोलॉजी की एक एक टर्म्स की, क्योंकि अगर आपको टर्म्स आ गई, अगर बायोलॉजी की डिक्शनरी स्ट्रांग होगी तो ये मान के चलो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होगी बायोलॉजी। अब ये आनुवंशिक क्या होते हैं ये भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। ये वो गुण हो सकते हैं, वो कैरेक्टर हो सकते हैं, वो लक्षण हो सकते हैं जो डियर किससे आते हैं, माता पिता से संतति में आते हैं। उन गुणों या उन लक्षणों को जो माता पिता से संतति में आते हैं या जो ट्रांसफर होते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। और इसकी ये जाने को, इसके ट्रांसफर होने को, लक्षणों के ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, आनुवंशिकता बोलते हैं। और इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, आनुवंशिकी बोलते हैं। फिर अगर बात आती है कि वो करेक्टर कौन से होते हैं डियर, तो उसका भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ईयर लॉब, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कर्णपाली या कर्ण पिन्ना, जिसको अपन बोलते हैं ईयर लॉब। ये वाला जो पोर्शन कई बच्चों का आपने देखा होगा, यहां से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। कईयों का जैसे मेरे यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है आई कलर हो सकता है, हेयर स्टाइल्स वगैरह, बाल वगैरह, घुंघराले वगैरह हो सकते हैं, कुछ कलर वगैरह की भी इसमें बातें आ जाती है। जो जेनेटिक करेक्टर अपन कहते हैं ना, कि ये इसके नाक नक्शा इसकी मम्मी पे गया है, इसके दादी पे गया है, वो सब चीजें किस में आएगी डियर, वो जेनेटिक्स में ही आएंगे। यानी वो क्या होंगे, जो पेरेंट्स टू ऑफेसिंग ट्रांसफर होने वाले जो कैरेक्टर होंगे, वो कैरेक्टर ही क्या कहलाएंगे, जेनेटिकल कैरेक्टर कहलाएंगे। अब बात आती है इस जेनेटिकल कैरेक्टर में इसका पिता कौन रहा होगा डियर। अगर इसके पिता की बात की जाए, किसका पिता डियर, आनुवंशिकी का पिता। आनुवंशिकी का जो पिता है, आनुवंशिकी का पिता वो कौन रहेगा डियर, जो आप लोग सब जानते हैं, ग्रेगर, ठीक है ना, ग्रेगर, जिसको अपन बोलेंगे ग्रेगर जोन मेंडल। क्या होगा, ग्रेगर जोन मेंडल रहेगा, ग्रेगर जोन मेंडल रहेगा। और यहां तक तो सब लोग सही कर लेते हैं। ग्रेगर क्या है डियर, ये इसकी उपाधि है, ये इसकी पोस्ट है, ग्रेगर इसकी पोस्ट है। लेकिन क्वेश्चंस अगर ये आ गया तो टाई टाई फीस हो जाएगी तेरी, तो टाई टाई फीस। कौन सा क्वेश्चंस आएगा डियर, क्वेश्चंस अगर ये आ गया, क्या, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, आधुनिक आनुवंशिकी का पिता, आनुवंशिकी का जो पिता की अगर बात आ जाती है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात आती है, तो डियर यहां पे कई लोगों की यहां क्या उड़ जाती है, ढाणियां उड़ जाती है। माय डियर, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात की जाए तो वही है डब्ल्यू बेटसन, जिसने क्या दी है जेनेटिक टर्म डियर, डब्ल्यू बेटसन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जाना जाएगा। फिर अपन बात करें ग्रेगर जोन मेंडल की लाइफ के बारे में, बड़ी रोचक लाइफ लगती है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि ये कहाँ के थे, वो स्थान कौन सा था जहां पर ये एक महान वैज्ञानिक का जन्म होता है। चलो मेंडल के गांव चल के आते हैं, वो देखते थे कि मेंडल का शहर कौन सा रहा होगा, हम देख के आएंगे कि मेंडल कौन से राज्य से रहे होंगे, और मेंडल का देश है कैसा। माय डियर, आपने गाना सुना होगा, ढोला सीली सीली आने दे हवा, यानी गांव का नाम क्या है, सिलेसिया। सिलेसिया, उस गाने में आपने देखा होगा गांव का ऐसा सीन रहता है, सिलेसिया, सीली सीली आने दे हवा। हवा कहाँ आएगी डियर, गांव में आएगी। और वो शहर, कपड़े बुनवाने के लिए अपन को कहाँ जाना पड़ेगा डियर, बुन शहर, कपड़े बुनवाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। और उस राज्य का नाम रहा है हेजेंडॉर्फ। क्या रहा है डियर, हेजेंडॉर्फ रहा है उस प्रांत या उस स्टेट का नाम। और उस कंट्री का अगर नाम की बात की जाए तो मेडल का देश है कैसा, ऑस्ट्रिया। एक बार क्वेश्चंस आ गया था डियर यहां से, और सब चौंक गए थे, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में अगर ये क्वेश्चंस आएगा तो पहले ऑप्शन में वहां पे ऑस्ट्रेलिया दिया जाएगा। डियर, ऑस्ट्रेलिया एक अलग कंट्री है, और ये एक ऑस्ट्रिया एक राज्य है डियर, वो कंट्री है, ये स्टेट है। और राज्य भी कैसा, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य है, यानी ये चेक के अंदर पड़ता है। यानी एक चेकोस्लोवानिया नाम का पूरा एक कंट्री हुआ करता था, उसमें स्लोवानिया अलग हो गया और चेक अलग हो गया। तो जो चेक जो है उसके अंदर पड़ता है मेडल का जो देश है ऑस्ट्रिया, वो उसी के अंदर पड़ेगा। डियर, अगर अपन आगे बात करें मेडल की बर्थडे के बारे में,
किसके बारे में? बड़ा मजा आने वाला, मेडल का अपन जन्मदिन मनाएंगे। तो कब मनाएंगे? मेडल का जन्म को हुआ था डियर 22 जुलाई को। जैसे ही स्कूलें खुलती है जुलाई के अंदर, अपन 20 दिन बाद में या 21 दिन बाद में, 21 का अंक शुभ होता है ना अपने लिए, 22 दिन बाद में क्या बनाएंगे? 22 जुलाई को क्या बनाएंगे? मेडल का बर्थडे मनाएंगे। और ये 200 साल पहले की बात है, यानी मेडल के जीवन में 2 का आंकड़ा बड़ा ही रोचक रहा है। कैसे? आपको अभी जान के मजा आएगा। इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है ना? 22 हो गया 2 करके 22 जुलाई। 200 साल पहले की बात है तो डियर यहाँ क्या हो जाएगा? 1800। अभी 2000 में से 200 निकालते कितने? 1800। और वो भी फिर क्या आ जाएगा? पीछे भी 22, आगे भी 22, पीछे भी 22। 200 साल पहले के बाद इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, और 200 साल पहले की बात 22 जुलाई 1822 का एक महान वैज्ञानिक का क्या होता है? जन्म होता है। और कौन से गांव में होता है डियर? सिलेसिया नाम के गांव में होता है। फिर क्वेश्चंस आता है, मेडल के जो प्रयोग हैं वो प्रयोग शुरू कब कर दिए? प्रयोग थे वो शुरू कब कर दिए? स्टार्ट का बिगिनिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोग कब शुरू हो चुके थे डियर? आप लोगों को पता होगा यहाँ पे 1857 क्रांति 1857 की नाम सुना है डियर? कई बुक्सों में 1857 लिखा होगा, एनसीईआरटी इसको 1856 मानती है। तो दोनों ही आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि जब ये नीट में आया था तो इसका 1856 से काउंट किया गया था। कई बुक्सों में ये दिसंबर जनवरी का फैक्ट है, 1857 दिख रहा है। तो चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। डियर मुझे पता है कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको जो मैथमेटिकली डेटा होते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं, मुझे भी करते थे। मेरे पास में हर चीज का सॉल्यूशन है। मैंने क्या निकाल दिया? 1857 वाली जो क्रांति थी, वहां पे जब यहाँ झांसी की रानी तलवारें लड़ा रही थी तो मेडल वहां पे किसको लड़ा रहे थे? प्लांट्स को लड़ा रहे थे, यानी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, पादप संकरण प्रयोग कर रहे थे। और ये प्रयोग कब तक चलते हैं डियर? ये प्रयोग चलते हैं जैसे 8 साल तक। कब तक चलते हैं? 8 वर्षों तक चलते हैं। अब 57 में 8 जोड़ते हैं तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और 65। ये प्रयोग कब कंप्लीट हो जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? ये 1865 के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। 1865 में जो इनके एक्सपेरिमेंट है उनका द एंड हो जाता है, प्रयोगों को क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, या यूं कह सकते हैं वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, फिनिश कर देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। अगर यहाँ के अकॉर्डिंग लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 9 वर्ष आ जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जहां पे पैटर्न एनसीईआरटी है वहां पे 9 ईयर एक्सपेरिमेंट होगा, और जहां पे एनसीईआरटी पैटर्न नहीं है वहां पे 8 ईयर एक्सपेरिमेंट होगा। ये दिसंबर जनवरी का मोर करेक्ट आंसर यहाँ पे 9 रहेगा, और यहाँ पे ये रहेगा मोर करेक्ट आंसर, अगर या तो आपको ऑप्शन में मिले तो। 1865 में जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो डियर इनको कहीं ना कहीं तो इनको लोगों को सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये जो प्रेजेंट किया है, लोगों को दिया है, वो एक एनुअल मैगजीन चलती है, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या? वार्षिक पत्रिका। क्या बोलते हैं? वार्षिक पत्रिका बोलते हैं। एनुअल जो मैगजीन होती है, वार्षिक पत्रिका। देखो भाई, डेली न्यूज़पेपर आता तो आज की जो खबर होती है, आज की जो न्यूज होती है वो नेक्स्ट डे आती है। ये एनुअल मैगजीन है, तो इस साल की जो, इस ईयर की जो दिस ईयर न्यूज आर रिलीज इन नेक्स्ट ईयर। इस साल की जितनी भी खबरें होगी वो अगले साल रिलीज की जाएगी, प्रकाशित। तो आपको सीधा पूछा जाएगा इन प्रयोगों का प्रकाशन, ठीक है ना? प्रयोगों का क्या हुआ है? प्रकाशन। मतलब ये कब प्रकाशित हुए हैं? प्रकाशन जो हुआ, रिलीज कब हुए हैं ये लोगों के सामने? 1866 के अंदर, यानी 1866 में। नाम क्या रखा था इन्होंने? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पादप संकरण प्रयोग। पादप संकरण प्रयोग, संकरण प्रयोग के नाम से, प्रयोग के नाम से ये इन्होंने टाइटल रखा। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शीर्षक बोलते हैं, टाइटल के नाम से। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टाइटल नाम से इन्होंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। गलती खा गए डियर। क्या गलती खा गए मेडल दादा? गलती खा गए कि यहां पे उन्होंने जो मैगजीन ली थी वो मैगजीन लोकल थी। अब लोकल देखो, आपके कोई वहां का लोकल, आपकी सिटी का कोई न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर की खबर तो आप लोगों को पता, मुझे कैसे पता चलेगी? मेरी सिटी की होगी तो वो आपको कैसे पता चलेगी? तो उन्होंने लोकल मैगजीन में अगर ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रयोग इनके जो रिसर्च थे वो उन्होंने क्या कर दिए थे? लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि मेडल आपको पता है सांख्यिकी का ज्ञान भी नहीं रखते थे, गणित का ज्ञान भी अच्छा था मेडल को। तो मेडल ने रेशो यूज कर लिया। आज की डेट में मैं आपको कहूं कि 1:2
2:1 क्या है और 3:1 क्या है। शायद आप लोग कह दोगे कि सर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ये फिनोटाइप और ये क्या है, जीनोटाइप। लेकिन अगर किसी अननोन पर्सन के साथ में जिसने ये पढ़ा नहीं है उसके सामने रख दिया जाए कि ये क्या है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अदर जो बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट थे ना उनके सामने भी सेम प्रॉब्लम आई थी। उनको भी ऐसा लगा था कि यार 3:1 क्या होता है और 1:2:1 क्या होता है। तो उन्होंने भी यही प्रॉब्लम फेस की, तो मेडल के प्रयोगों पे ध्यान नहीं दे पाए बेचारे। अदर जो वहां पे जो बड़ा टारगेट था वो ये भी था कि जो अदर उस समय जो डार्विन था उसने एक बुक रिलीज की थी। डार्विन जेनेटिक्स पे भी काम करके गया। मेडल से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने जेनेटिक्स पे काम किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। उसके भी कई राज थे, मैं आपको बताऊंगा लंबे समय तक, क्योंकि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाए। डार्विन भी इधर आया था लेकिन डार्विन को भी सक्सेस नहीं मिली थी, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा। और फिर डार्विन ने जाकर के न्यू डार्विनीज के नाम से एक बुक रिलीज की थी और उसका बहुत क्रेज था। सभी जो दुनिया की जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनका ध्यान किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। डार्विन की जो बुक थी न्यू डार्विनिज्म में, उसमें वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जीवन की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था कि देखो जीवन ऐसे बना ऐसे बना। तो ये सब मेडल की बातें उनके सामने थोड़ी छोटी पड़ जाती है। तो ये बहुत सारे जो बैक बाउंस रहने के फैक्टर जो रहे हैं, मतलब मेडल के फ्लॉप होने के जो कारण रहे हैं। और आपको पता होगा फिर क्या होता है। 34 ईयर तक कोई ध्यान नहीं दिया, 34 वर्ष पर तक किसी ने नहीं ध्यान दिया था। 34 ईयर और 34 साल ऐड करते ही कब आती है, सन 1900 में 3 वैज्ञानिक आते हैं। हॉलैंड का हुगो डी व्रीज, जर्मन का कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन सेरमाक आता है। हॉलैंड का हॉलैंड का कौन आता है, हॉलैंड का हुगो, नाम है से है हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज। क्या बोलते हैं, ह्यूगो डी व्रीज आता है। और जर्मन का कौन आता है, जर्मनी का कौन आता है, जर्मन का आता है कॉल कॉरेंस। कौन आता है, कॉल कॉरेंस आता है, कॉल कॉरेंस आता है। और ऑस्ट्रिया से कौन आता है, ऑस्ट्रिया वही 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 मेडल वाला देश भी है, मेडल। ऑस्ट्रिया का इरिक वॉन सेरमैक आता है। डियर, ये इरिक वॉन सेरमैक ने तो मेडल की कॉपी कर डाली, क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे कर लिए, मटर पे ही कर लिए थे। क्योंकि 34 साल तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1900 आते आते फटाक से हॉलैंड में हुगो डी व्रीज, ठीक है ना, प्रीमरोज पे, जर्मनी में कॉल कॉरेंस कर रहा था, ठीक है ना, मक्का वगैरह पे रिसर्च, और ऑस्ट्रिया पे इरिक वॉन सेरमैक मटर पे रिसर्च करते। ये लोग रिसर्च करते हुए ये पाते हैं कि मेडल ने जो भी बातें कही है वो बिल्कुल क्या है, सॉलिड है, सच है और बिल्कुल सही है। इसी के बाद में मेडल को एक महान वैज्ञानिक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया। क्वेश्चंस ये भी बनता है कि 34 साल तक, 34 ईयर तक मेडल को सक्सेस क्यों नहीं मिली, क्योंकि मेडल के प्रयोगों पे ध्यान नहीं दिया था। ये आपको बहुत कम बुक्सों में लिखा हुआ मिलेगा कि मेडल की जो सक्सेस के बाद में ही उनको क्या था, फादर ऑफ मेडल की उपाधि मिली थी, फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि मिली थी। किसको, मेडल को मिली थी सन 1900 में, यानी 19 के अंदर ये सब कुछ हो गया। यानी इनका धन्य हो, थैंक्स हॉलैंड के हुगो डी व्रीज, थैंक्स जर्मन के कॉल कॉरेंस और थैंक्स ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन सेरमैक। तुम लोगों ने एक जो मेहनत करने वाले व्यक्ति है उसको आपने इंस्पाइट किया, आपने उसको सम्मान दिलाया, इसलिए मेरी तरफ से भी थैंक्स और मेरे प्यारे बच्चों के लिए भी थैंक्स माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं अगले सेशन में आप लोगों से।